यहाँ तक हम लोगों का हुआ था, तो हम लोगों ने देखा था कि मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ 5 मिनट में। तो वैदिक पीरियड के बाद हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो था आपका 6th सेंचुरी बीसी। और इस 6th सेंचुरी बीसी में मैंने बताया था कि बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें से एक डेवलपमेंट क्या है, तो भारत में 16 महाजनपद आए थे। और इस 16 महाजनपद में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद है वो कौन सा है, मगध। बहुत सारे कारण मैंने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि कैपिटल 5 माउंटेन से घिरा हुआ है, दोआब वाले रीजन में है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था ये सब। ओके। अब सिंस मगध सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो क्या देखने को मिलेगा, मगध में बहुत सारा डायनेस्टी, जिसमें से पहला जो डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज योर हर्यंका डायनेस्टी। तो हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, आपके बिंबिसार। ओके। तो बिंबिसार के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था। बिंबिसार को हम लोगों ने देखा था कि जो बिंबिसार के बेटे हैं अजातशत्रु, वो उनको मार देते हैं और मारने के बाद राजा बन जाते हैं। अजातशत्रु ने अपने लाइफ में बहुत सारा काम किया। तो हमने ये पढ़ा था कि बिंबिसार के मरने के बाद जो दो ऐसे महाजनपद थे जो अजातशत्रु का विरोध कर रहे थे, काशी और लिच्छवी, तो इन दोनों को हराया। इन दोनों को हराने के लिए हम लोगों ने दो वॉर मशीन लिखा था, महाशिलकंटक और रथ मुसाला। उसके बाद हमने देखा था कि अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ही गौतम बुद्धा की डेथ हो जाती है। और गौतम बुद्धा के मरने के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अब बुद्धिज्म किस तरह से चलेगा। तो बुद्धिज्म को सही तरह से चलाने के लिए गौतम बुद्ध अजातशत्रु क्या करते हैं, 483 बीसी में वो एक काउंसिल करवाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 483 483 बीसी में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये, मगध का जो कैपिटल था राजगृह, वहां पे हुआ था। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। मोरोवर हमने और क्या पढ़ा था कि अजातशत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाने के बाद अजातशत्रु ने क्या डिसाइड किया कि ये मगध का कैपिटल शिफ्ट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो राजगृह से पाटलिपुत्र। बट वो शिफ्ट नहीं कर पाए क्योंकि पाटलिपुत्र नाम का कोई भी शहर नहीं था। तो पहले पाटलिपुत्र बनाना पड़ेगा, फिर आपको कैपिटल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पाटलिपुत्र सिटी का निर्माण करवाने से पहले ही क्या हुआ, अजातशत्रु का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, उदयन। और उस उदयन ने क्या किया, अजातशत्रु को मार दिया। तो पहले बिंबिसार ने अजातशत्रु को मारा, सॉरी, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा, और फिर अजातशत्रु को किसने मार दिया, उदयन ने। उदयन ने अजातशत्रु को मारने के बाद अजातशत्रु का एक सपना पूरा किया। वो सपना क्या था, पाटलिपुत्र का निर्माण। तो पाटलिपुत्र का निर्माण किसने करवाया, बनाया किसने, अजातशत्रु ने। और बनाने के बाद उदयन क्या करेंगे, मगध का जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर देंगे। कहां से कहां तक, राजगृह से पाटलिपुत्र। इतना हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब हर्यंका डायनेस्टी में, तो हर्यंका डायनेस्टी में एक छोटा सा पॉइंट ऐड करके लिख लो कि इस डायनेस्टी का जो लास्ट राजा था, लास्ट रूलर का नाम था नागा दशक। ठीक है। तो नागा दशक इस पूरे डायनेस्टी के लास्ट राजा थे। ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना है कि नागा दशक क्या है ना, नागा दशक उस समय के बहुत कमजोर राजा थे, हर्यंका डायनेस्टी के वीक राजा थे। अब मान लो कि एक छोटा सा चीज आपको समझना है कि जब जब राजा वीक हो जाएगा और उस राजा का कोई पावरफुल मिनिस्टर होगा, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों का राजा हूँ और मैं अभी क्या हो चुका हूँ, वीक, कमजोर राजा हूँ, लेकिन आप लोग में से कोई एक ऐसा इंसान है जो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। तो वो पावरफुल इंसान हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा, राजा को मार देगा और खुद राजा बन जाएगा। ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि सिंस नागा दशक वीक राजा था, और इसी नागा दशक का एक मिनिस्टर था जिसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, इसका नाम क्या था, शिशुनाग। अब देखो, नागा दशक इज अ वीक रूलर, वेयर शिशुनाग क्या है, पावरफुल राजा। तो ये शिशुनाग क्या करेगा, नागा दशक को मार देगा। और जैसे ही नागा दशक मरेगा, हर्यंका डायनेस्टी क्या होगा, खत्म। और हर्यंका डायनेस्टी की जगह अब क्या होगा, मगध में दूसरा डायनेस्टी आएगा जिसका नाम क्या है, शिशुनाग।
डायनेस्टी। अब इस शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? फाउंडर वाज योर शिशुनाग। इस शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शिशुनाग। इतना क्लियर है? अब देखो शिशुनाग डायनेस्टी से जो आपको इंपॉर्टेंट राजा का नाम याद रखना है ना, वो है कि शिशुनाग के बाद जो राजा आए थे जिनका नाम था काला अशोक। इस डायनेस्टी में जो राजा के बारे में हमें पढ़ना है उसका नाम है काला अशोक। अब इसका अगर आप नाम देखो ना, काला अशोक, इसका नाम काला अशोक क्यों पड़ा है? क्योंकि ये देखने में बहुत ज्यादा काला था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कौवे के रंग का था ये एकदम, तो इसीलिए काला अशोक को एक टाइटल दिया जाता है। सिंस ये बहुत ज्यादा काला था देखने में, इसीलिए काला अशोक को काक वर्णिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। काक वर्णिन के नाम से भी जाना जाता है। काक का मतलब होता है क्रो, और वर्ण का मतलब क्या होता है? कलर ऑफ स्किन। इतना क्लियर है? अब देखो, भले ही ये काला था देखने में, बट टैलेंटेड बहुत था। टैलेंटेड इन द सेंस कि इसके टाइम पीरियड में ना जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हुआ था, वो हुआ था आपका 383 बीसी में। 383 बीसी में क्या हुआ? काला अशोक ने करवाया था आपका सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तो अभी मगध का कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? वैशाली में हुआ था। ठीक है, कैसे वैशाली में हुआ था? तो शिशुनाग से याद रखना कि शिशुनाग ने क्या किया था, शिशुनाग ने भी मगध के कैपिटल को शिफ्ट किया था। कहाँ से कहाँ तक? पाटलिपुत्र से वैशाली तक। ठीक है, तो शिशुनाग में एक पॉइंट ऐड करके रखो कि शिशुनाग ने क्या किया था, आपका मगध का कैपिटल इसने भी चेंज किया था। कहाँ से कहाँ तक किया था? पाटलिपुत्र टू वैशाली। और जब कालाशोक आते हैं तो इसी वैशाली में ये क्या करवाएंगे? आपका सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। अब यहाँ पे जो काम का चीज आपको याद रखना है कि इस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन थे? उसको खोल के ही रखो, बंद मत करो। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल याद करो, वहां पे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि भले ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया कौन था? अजातशत्रु, लेकिन अजातशत्रु बुद्धिज्म के बारे में उतना जानता नहीं था, तो वो काउंसिल को प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे, काउंसिल के चेयरमैन नहीं रह पाएंगे। काउंसिल का चेयरमैन आपको एक बहुत ही नॉलेजेबल बुद्धिस्ट इंसान चाहिए। तो पहले काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? सबा कमी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सबा कमी। उसको बंद मत करो। इतना क्लियर है? अब देखो, जैसे ही कालाशोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया ना, तो इसको भी रियलाइज हो गया कि यार वैशाली में अब मजा नहीं है कोई। तो अगर वैशाली में मजा नहीं है तो वैशाली भी अब चेंज होना पड़ेगा, मीन्स मगध का कैपिटल दोबारा से चेंज होना पड़ेगा। तो कालाशोक ने क्या किया? कालाशोक ने फिर से मगध का कैपिटल चेंज किया और उसको कहां से कहां शिफ्ट कर दिया? वैशाली से पाटलिपुत्र। तो मगध का कैपिटल बहुत बार शिफ्ट हुआ है, बहुत सारे राजा ने शिफ्ट किया है। मैं कैपिटल लेके एक आपको चार्ट बनवा दूंगा अभी, बट अभी याद रखो कि कालाशोक ने क्या किया। कैपिटल की अगर हम बात करें तो पहला कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? उदयन ने, राजगृह टू पाटलिपुत्र। दूसरा कैपिटल कौन शिफ्ट किया है? आपका शिशुनाग।
पाटलिपुत्र से वैशाली। तीसरा कैपिटल कौन शिफ्ट करेगा? कालाशोक। कहां से कहां? वैशाली से पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र शिफ्ट करके क्या कर देगा? पाटलिपुत्र को परमानेंट कैपिटल बना देगा मगध का। इसके बाद मगध का कैपिटल शिफ्ट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो कालाशोक में एक पॉइंट लिख के रखो कि कालाशोक ने भी क्या किया था, आपका मगध का कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। ये आपको याद रखना है। फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। इतना क्लियर है? तो ये हो गया आपका शिशुनाग डायनेस्टी। अब शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आता है उसका नाम है नंदा डायनेस्टी। तो अब आपकी कॉपी में हेडिंग होना चाहिए नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी से थोड़ा बहुत फैक्ट आप लोग लिख के रखो, ठीक है? इनिशियल जो फैक्ट है उसको लिखो, फिर हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो नंदा डायनेस्टी में पहला पॉइंट लिखो कि इट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। इट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। इट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। नंदा में पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि इट वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। इसका मतलब क्या है कि नंदा के पहले जितना भी डायनेस्टी आया था उन डायनेस्टीज का वर्ण क्या था? क्षत्रिय। नंदा ऐसे पहले थे जो कि नॉन क्षत्रिय थे, क्षत्रिय नहीं थे ये। तो कौन थे? अब देखो नंदा के ओरिजिन को लेकर ना बहुत सारा थ्योरीज है, जिसमें से एक थ्योरी क्या बोलता है कि जो काला अशोक है ना, इस काला अशोक को अपने एक दासी से प्रेम हो गया था, ठीक है? बाद में वो दासी क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। अब प्रेग्नेंट होने के बाद काला अशोक क्या करता है? उस दासी को छोड़ देता है। और उसी दासी का बच्चा कौन था आपका? महापद्मा नंद। तो ये एक थ्योरी है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो दासी थी ना, शी वाज बेसिकली ऑफ शूद्र ओरिजिन। कौन से ओरिजिन की थी? शूद्र। तो इसीलिए एक थ्योरी ये बोलता है कि जो नंदास थे ना, दे वर ऑफ शूद्र ओरिजिन के ये लोग थे, क्षत्रिय नहीं थे। लेकिन ये थ्योरी है, आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? वेरी गुड। तो सेकंड पॉइंट लिख के रखो कि नंदास जो है, नंदास आर ऑल्सो नोन एज एम्पायर बिल्डर्स। नंदास आर ऑल्सो नोन एज एम्पायर बिल्डर्स, ठीक है? एम्पायर बिल्डर्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? EMPIRE, एम्पायर बिल्डर्स। साम्राज्य का निर्माण, मतलब साम्राज्य बनाने का जो ढांचा है ना, वो ढांचा कौन रेडी करके जाएगा? नंदा। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा? डायनेस्टी पढ़ा है। हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है कि आप एक लोकल एरिया में अपना रूल एस्टैब्लिश किए हो। एम्पायर का मतलब क्या है कि आप उस लोकल एरिया में बैठे बैठे या भारत के अन्य राज्यों को भी क्या कर रहे हो? कैप्चर कर रहे हो। तो आपका साम्राज्य क्या होगा? विस्तार होगा। और जब आपका साम्राज्य विस्तार होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पायर बोलते हैं। तो ये जो एम्पायर बनाने का ढांचा है, ब्लूप्रिंट है, वो किसने देना शुरू किया? नंदास लोगों ने। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एम्पायर बिल्डर्स। इतना क्लियर है? तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। ये पाती फैक्ट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का पहला नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी कौन सा है? नंदा। किस डायनेस्टी को हम लोग एम्पायर बिल्डर बोलते हैं? नंदा। तो ये दो चीज आपको ऐसे याद रखना है। अब बंद कर दो, कोई नहीं आएगा। इसके फाउंडर कौन थे? महापद्मा। और महापद्मानंद से जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। आपको ऐसे ही इसको याद रखना है
कि महापद्मानंद को बोला जाता है कि ये भारत के पहले हिस्टोरिकल एम्परर थे। ओके, अब देखो अगर उस थ्योरी की अगर हम बात करें ना, जिस थ्योरी में ये बोला गया है कि महापद्मानंद का जन्म कैसे हुआ, तो हुआ क्या कि महापद्मानंद जब जन्म लेते हैं ना तो इनको रियलाइज होता है कि इनके पिताजी ने माताजी के साथ बहुत गलत किया है, और पिताजी का वर्ण क्या था, क्षत्रिय, ये नॉन क्षत्रिय है। तो इन्होंने एक वचन लिया, इन्होंने एक कसम खाया कि मगध वाले एरिया में जितने भी क्षत्रिय है उन सारे क्षत्रिय को ये मार देंगे। ये स्टेटमेंट दिया, जैसे लॉर्ड परशुराम थे, सेम चीज। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मगध में जितने भी क्षत्रिय है उनको क्या कर देंगे, ये खत्म, फिनिश, मार देंगे। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है कि महापद्मानंद का नेचर कैसा रहा होगा? सॉफ्ट नेचर के रहे होंगे कि एग्रेसिव नेचर के रहे होंगे? एग्रेसिव। तो इनका नेचर बहुत ज्यादा एग्रेसिव था ना, बोल के महापद्मानंद को एक टाइटल दिया जाता है। महापद्मानंद को हम लोग उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। उग्र का मतलब क्या होता है? उग्र का मतलब विद्रोही, जो गुस्सा वाला होता है। अब गुस्सा किसके लिए? क्षत्रिय के लिए। टाइटल क्या दिया गया है? उग्रसेन। क्लियर हो गया ये वाला? वेरी गुड। अब देखो महापद्मानंद के बाद इस डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट रूलर जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसका नाम था आपका धनानंद। धनानंद के बारे में पढ़े हो कभी? इस डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था? धनानंद। पहले ये नाम सुने हो कभी? धनानंद स्कूल वगैरह में, क्योंकि आप लोग तो स्कूल के ही बच्चे हो मैक्सिमम। सर तो बताए थे लेकिन माथा के ऊपर से निकल गया भाई। तो देखो धनानंद क्या है ना, धनानंद जब राजा बनते हैं ना तो ये उस समय एशिया के वन ऑफ द पावरफुल राजा थे। मैं इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे एशिया का बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द पावरफुल राजा कौन थे? धनानंद। क्यों? क्योंकि इनकी आर्मी बहुत बड़ी थी। प्रॉब्लम, हाँ, ये नंदा डायनेस्टी के लास्ट राजा है। महापद्मानंद के बाद जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है धनानंद। तो ये पूरे एशिया के सबसे पावरफुल राजा। क्यों पावरफुल राजा? बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग आर्मी। और देखो पावरफुल राजा होने में कोई दिक्कत नहीं है, आर्मी आपके पास बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ शुरू होना, मतलब दिक्कत कहाँ से शुरू होने लगता है? जब आपको पता चल जाए कि आप एशिया के सबसे पावरफुल राजा हो, जब आपको पता लग जाएगी कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जब आपको ये बात पता चल जाएगा ना तो इंसान के अंदर अहंकार आना शुरू होता है। जब आपको ये पता चल जाए कि यू आर द बेस्ट, तब क्या होता है? इंसान के अंदर अहंकार आना शुरू होता है कि यार मैं तो बेस्ट हूँ, कोई मेरे सामने टिकेगा ही नहीं। अब वो अहंकार क्या करता है? आदमी को ले डूबता है। तो सेम चीज था धनानंद के साथ। पावर के नशे में ये इतना ज्यादा चूर हो चुका था ना कि ये अपने फेलो कंटेस्टेंट या फेलो ऑफिसर लोगों का इज्जत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अहंकार बहुत था कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब इसी अहंकार की वजह से क्या था कि ये लोगों का डिसरेस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता था। अब धनानंद के लाइफ टाइम पे ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई है। वो दोनों घटना आपको पता होना चाहिए। एक जो घटना है ना, एक जो इवेंट है दैट इज रिलेटेड टू चाणक्य, और दूसरा जो इवेंट है दैट इज रिलेटेड टू अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में सिकंदर बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये दो इवेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। चाणक्य का नाम पहले सुने हो? चाणक्य को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कौटिल्य। और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य का एक और नाम है, चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो पहले चाणक्य के इवेंट को हम लोग समझते हैं। चाणक्य का इवेंट क्या है ना कि मगध का वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पर्सनालिटी, पढ़ा लिखा इंसान उस समय जो कोई था तो वो चाणक्य था। कहाँ से पढ़ाई किया था इन्होंने? तो उस समय भारत में एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पहले पढ़ाई किया, फिर वहीं के टीचर भी बन गए, और पेशे से ये ब्राह्मण थे। तो ये जब मगध आते हैं ना तो इनको पता चलता है कि धनानंद जो है
उसने एक दान दक्षिणा वाला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, चैरिटी ऑर्गेनाइज किया है, जहां पे ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी पहुंच जाते हैं दान लेने, दक्षिणा लेने या चैरिटी में। अब होता क्या है कि जब चाणक्य लाइन में खड़े थे दान लेने के लिए, तो धनानंद आता है और चाणक्य को बोलता है कि महाराज, आपको अगर भिक्षा चाहिए, आपको अगर दान चाहिए, तो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा, ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मण के लाइन पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब चाणक्य बड़ा शॉक हो गया ये सुन के, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तब जाके चाणक्य को रियलाइज हुआ ना कि इसके आसपास जितने भी ब्राह्मण हैं सब वेल ड्रेस्ड हैं, देखने में एकदम स्मार्ट हैंडसम। चाणक्य ठीक इसके विपरीत, देखने में एकदम काला, फटे पुराने कपड़े। ठीक है, और उस समय समाज में एक धारणा बनी हुई थी कि अगर आप ब्राह्मण हो तो आप देखने में फेयर होंगे, आपका स्किन का कलर डार्क नहीं होगा, वेल ड्रेस्ड होंगे, इस तरह का एक कंसेप्शन बना हुआ था। और चाणक्य इस कंसेप्शन में फिट नहीं बैठ रहे थे, तो धनानंद ने इनका बहुत बेइज्जती किया, बहुत बेइज्जती किया और इनको बोला कि आप दरबार से निकल जाइए। तो चाणक्य जब दरबार से जा रहे थे ना रिटर्न, तो चाणक्य धनानंद को एक स्टेटमेंट देके जाते हैं कि बेटा तुम्हारा उल्टा गिनती शुरू हो चुका है, ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, इसको हम ही खत्म करेंगे, और ये बोल के निकल जाते हैं। तो जब ये जा रहे थे ना, तो रास्ते में इनको कुछ बच्चे दिख गए जो अपने में कुछ खेल रहे थे, कुछ कोई गेम खेल रहे थे, राजा और प्रजा का गेम खेल रहे थे, जहाँ पे एक बच्चा राजा बना हुआ था और अपनी प्रजा को डायरेक्शन दे रहा था, प्रजा उनका बात सुन रहा था। अब हुआ क्या कि चाणक्य ने उस बच्चे को देख के ना, चाणक्य को रियलाइज हुआ कि ये बच्चा आगे चल के भारत का बहुत बड़ा राजा बनेगा, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो चाणक्य क्या करते हैं, उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पूरा ट्रेनिंग मिलने के बाद वो बच्चा बड़ा होता है और फाइनली क्या होता है, 321 बीसी में वो बच्चा मगध आता है। अब मगध आके पहला जो चीज वो करता है ना कि ही डिफीटेड धनानंद, धनानंद को हरा देता है। और उस बच्चे का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराते हैं ना, एज अ रिजल्ट क्या होगा, नंदा डायनेस्टी खत्म, और नंदा डायनेस्टी के जगह अब मगध में आएगा मौर्य डायनेस्टी, नहीं होगा, ये क्या होगा, मौर्य एम्पायर। क्योंकि एम्पायर का ढांचा ऑलरेडी किसने बना दिया था, नंदाज ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य को उतना मेहनत नहीं करना था, क्योंकि बेस ऑलरेडी बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है, आपको बस उस स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डिंग बनाना है। बताइए। हाँ यही चीज सर रिपीट हो रहा है। हाँ, जैसे सर वो सर बोले थे कि धनानंद को सर कौटिल्य जो उनको समझाने गए थे कि ऐसा ऐसा शत्रु लोग तुम्हारा कब्जा करना चाह रहा है, तो कल वो बात करना था, इसलिए मतलब वो बोला कि नहीं, देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज आपको क्लियरली समझना पड़ेगा। चीजें हैं क्या ना, हिस्ट्री जो होता है इट्स ऑल अबाउट ऑन द डिफरेंट थ्योरीज वी स्टडी। ठीक है, ये जो मैंने इंसिडेंट आपको बनाया ना, इट इज वन ऑफ द फेमस इंसिडेंट जहाँ पे चाणक्य को बेइज्जती करना का सामना करना पड़े था। ठीक है, आपके जो सर ने पढ़ाया था दैट इज अ डिफरेंट थ्योरी, तो वो भी कहीं ना कहीं सही है, ये भी कहीं ना कहीं सही है। तो डोंट गो इनटू द थ्योरी। यहाँ पे आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि फाइनली ये जो इंसान है चंद्रगुप्त मौर्य, ये कैसे धनानंद को हराता है। तो हराने के पीछे देखो, अब एक क्वेश्चन आप लोग मेरे से ये पूछ सकते थे कि सर आपने बोला कि धनानंद का जो आर्मी था वो एशिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी था, और चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो कोई इतना बड़ा आर्मी नहीं था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे हरा दिया धनानंद को। कुछ सोचने वाला बात है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे खड़ा कौन था, चाणक्य, पढ़ा लिखा इंसान। आपके पास भले ही दुनिया का कितना भी ताकत क्यों ना हो, लेकिन आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, आपका दिमाग नहीं है, तो उस पावर का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बोला जाता है द पेन इज माइटियर देन सोर्ड। पेन का जो ताकत है ना, तलवार से बहुत ज्यादा है। तलवार क्रांति नहीं ला सकता है, पेन ला देगा। तो ये क्लासिक एग्जांपल है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज एबल टू डिफीट धनानंद बिकॉज ऑफ
चाणक्य। अब ये जो पूरा इंसिडेंट है ना, ये हिस्टोरियंस को पता कहाँ से है। जैसे मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया, कहीं तो लिखा गया होगा, कहीं तो ये पूरा बैटल के बारे में लिखा गया होगा। तो वो किताब का नाम भी आपको याद रखना है। तो एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। और ये जो किताब है, दिस बुक इज रिटन बाय विशाख दत्ता। तो इस किताब में ना वो सारा मैकेनाइजेशन दिया हुआ है, पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन दिया हुआ है, जिसके मदद से चंद्रगुप्त मौर्य वाज एबल टू डिफीट धनानंद। तो दिस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये पूरा घटना हुआ था 321 बीसी में। कितना क्लियर है? तो ये पहला इवेंट समझ में आया। अब आइए दूसरा इवेंट में। दूसरा इवेंट क्या है? अलेक्जेंडर का इवेंट है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैसिडोनिया के राजा, कमाल का विजन, कमाल का एम। और इनका विजन क्या था कि ये पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहते थे, पूरे वर्ल्ड के राजा बनना चाहते थे। और इसी सपना को पूरा करने के लिए वो कहाँ पे एंट्री मारते हैं? भारत। अब देखो, जब ये भारत आते हैं ना, तो यहाँ पे इनिशियली एक क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम में पूछता है, रेलवे बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, कि अगर आप मैप देखो, आपको क्या लगता है कि अलेक्जेंडर इस रास्ते से आया होगा? समुद्र के रास्ते से? बड़े बड़े शिप का निर्माण नहीं हुआ था? नहीं आ सकता है। इस रास्ते से भी नहीं आएगा, और ये हिमालय को क्रॉस करके भी नहीं आ सकता है। अगर हिमालय को क्रॉस करके आना होता तो चाइनीज ऑलरेडी आ चुके होते। तो सवाल है अलेक्जेंडर आया कहाँ से? तो देखो, ये जो हिमालय है ना, और यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगा, दैट इज हिंदू कुश। इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में एक छोटा सा गैप है, पास है। इस पास को हम लोग बोलते हैं खैबर पास। तो एंशियंट और मिडाइवल में जितने भी भारत में इन्वेजन हुए हैं ना, आक्रमण हुए हैं, मैक्सिमम आक्रमण किस रास्ते से हुआ है? इस रास्ते से हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसी यहाँ पे एक रिवर पास करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर जब भारत में आया पहली बार, तो वो कौन सा नदी क्रॉस करके आया था? इंडस रिवर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आक्रमण कहाँ से होता था? किस पास से होता था? खैबर पास। का मतलब क्या होता है? गैप बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस। दो पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पास बोला जाता है। उसी तरह दो नदियों के बीच में जो जमीन होता है उसको क्या बोला जाता है? दोआब। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? वेरी गुड। अब देखो, अलेक्जेंडर जैसे ही इस रास्ते से इंडस नदी को क्रॉस करके भारत में आया ना, तो अलेक्जेंडर का नाम बहुत था। अब जैसे ही वो भारत आता है तो अलेक्जेंडर को दो किस्म के लोग मिलते हैं, और ये दो किस्म के लोग हर इंसान के जीवन में होते हैं। आपके भी जीवन में होंगे, मेरे जीवन में भी थे, आगे जाओगे तो आपके घर वालों के भी जीवन में होंगे। तो वो दो इंसान कैसे हैं कि एक इंसान ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, बट एक्चुअली जब आपको उसकी हेल्प चाहिए तो वो गायब हो जाएगा, फोन नहीं उठाएगा, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, ये फलाना ढिमकाना। और एक इंसान ऐसा होता है कि जो कुछ नहीं बोलता है, जो कभी जताएगा नहीं कि भाई मैं तेरे लिए ये सब कर दूंगा, लेकिन जब आपको जरूरत होगा तो सबसे पहले आपको वो इंसान साथ में खड़ा हुआ दिखेगा। ये ह्यूमन ट्रेट है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसी तरह अलेक्जेंडर को भी दो किस्म के लोग मिले भारत में। एक जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि अलेक्जेंडर आएगा तो हम दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, बट जैसे ही अलेक्जेंडर आया उसने क्या किया? सरेंडर कर दिया कि भैया मैं तो ना लड़ रहा तुमसे, ठीक है। और दूसरा इंसान था जो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब अलेक्जेंडर उसके एरिया में आया तो भीषण युद्ध हुआ, बहुत ही शानदार युद्ध हुआ, ठीक है। अब वो दो राजा थे कौन? तो उस दो राजा का नाम आपको याद रखना है। एक थे आपके अंभी कुमार, ये सिंध वाले एरिया के राजा थे, और दूसरा का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, वो कौन थे? पोरस। पोरस क्या कहाँ के राजा थे? तो झेलम नदी के पास वाला, झेलम रिवर के आसपास के एडजॉइनिंग एरिया के ये राजा थे। अलेक्जेंडर आया, सबसे पहले
सिंध पहुंचा। सिंध पहुंचते ही अंबी कुमार ने क्या किया, खुद को सरेंडर कर दिया कि सर मैं नहीं लड़ रहा आपके साथ। बट एक इंसान है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए, चलिए उसको मैं दिखाता हूँ। और वो इंसान है कौन? पोरस। अलेक्जेंडर आता है पोरस के पास और पोरस को बोलता है कि सर देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ युद्ध करूं, तो जैसे अंबी कुमार ने सरेंडर किया वैसे आप भी क्या कर दो, सरेंडर। ना पोरस का जो चरित्र है ना, वो भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चरित्र है। पोरस का सिंपल सा स्टेटमेंट था कि यार तुमको अगर मेरा एरिया चाहिए तो पहले मुझे हराओ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आपका आर्मी बहुत स्ट्रांग है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैं भी तो देखूं आपका आर्मी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, आइए लड़िए। पोरस देखो, अगर आप लोगों के दिमाग में ना हैंडसम लड़का का कोई अगर इमेज है तो पोरस उस हैंडसम लड़के से 3 गुना ऊपर था। सबके दिमाग में होता है ना कि हैंडसमनेस मतलब ये बेंचमार्क है हर इंसान के जीवन में। आप समझो कि आपका जो बेंचमार्क है ना, उससे भी 2-3 स्टेप ऊपर में कौन था? पोरस। पोरस 7 फीट टॉल, लॉन्ग हेयर, बिग मुस्टैच, वेल फिजिक्ड, घोड़े पे दौड़ रहा है, हाथी पे दौड़ रहा है, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन। इनको हम लोग पोरस ही के नाम से जानते हैं, पुरु या पोरस, ठीक है। अब हुआ क्या कि अलेक्जेंडर आया, दोनों के बीच में एक भीषण घमासान युद्ध होता है। कहाँ पे होता है? झेलम रिवर के बैंक पे। और इस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ, पढ़े हो ना? प्लासी बोलोगे चला के मारूंगा, प्लासी नहीं था, प्लासी बहुत बाद में होगा। इस बैटल का नाम क्या है? तो बैटल ऑफ, ये सब तो पढ़े होंगे आप लोग, हिदास्पिस, बैटल ऑफ हिदास्पिस। और ये बैटल हुआ कब था? 326 बीसी में, 326 बीसी में। और इस बैटल में हुआ क्या? अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस। अलेक्जेंडर पोरस को हरा देता है। बट बैटल इतना शानदार होता है ना कि अलेक्जेंडर वाज इम्प्रेस्ड बाय द पोरस। पोरस ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था अलेक्जेंडर को। और अलेक्जेंडर देखो, पोरस हारने के बाद ना अलेक्जेंडर पोरस से पूछता है कि सर बताओ हम आपके साथ क्या करें। तो पोरस बोलता है कि सर जो आप एक हारे हुए राजा के साथ करते हो ना, वही मेरे साथ करो, मार दो मुझे। बट अलेक्जेंडर बोलता है कि नहीं, अगर मैंने आपको मार दिया ना तो आप जैसा योद्धा दोबारा इस एरिया को नहीं मिलेगा। मैंने अगर आपको मार दिया तो इस एरिया का बहुत बड़ा लॉस है, तो मैं आपको मारूंगा नहीं। इनफैक्ट आपका जो भी एरिया मेरे कब्जे में है मैं आपको वापस कर रहा हूँ। दोबारा से पोरस को ही दे दिया वो एरिया और अलेक्जेंडर आगे की तरफ मार्च करने लगा। आगे की तरफ मतलब कहाँ आने की कोशिश कर रहा था? मगध। मगध में कौन बैठा हुआ था? धनानंद। अभी धनानंद है, चंद्रगुप्त नहीं है। और एक चीज समझो कि जब अलेक्जेंडर भारत आया ना, तो उसी अलेक्जेंडर के आर्मी में एक सोल्जर का काम कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो युद्ध कैसे लड़ना है, युद्ध का टेक्निक क्या होना चाहिए, वो चंद्रगुप्त मौर्य को पता चल चुका था अलेक्जेंडर की आर्मी में रह के। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अब हुआ क्या कि पोरस को हराने के बाद जब आर्मी आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है तो अलेक्जेंडर की आर्मी हाथ खड़ा कर देता है, बोलता है भैया अब हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? एक तो आप पिछले 15-16 साल से कंटिन्यूअस युद्ध लड़ रहे हो, हमें रेस्ट मिला नहीं है, हम थक चुके हैं। पोरस ने इतना भगा भगा के हमें मारा है कि हमारी आधी आर्मी खत्म हो चुकी है। सामने नदी है, हमें नदी क्रॉस करके जाना है, मॉनसून का समय है और नदी एकदम अपने पीक पॉइंट पे है। अगर सोल्जर्स नदी में उतरेंगे तो आधे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा आर्मी बचेगा इतनू सा। और वहां पे जाओगे मगध, तो धनानंद लेके बैठा है इतना आर्मी, तो वो ऐसे ही हरा देगा हमें, तो हम नहीं जाएंगे। हालांकि अलेक्जेंडर ने बहुत कोशिश किया मोटिवेट करने का अपनी आर्मी को कि चलो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। बट आर्मी ने साफ साफ डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे अब आगे। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ? अलेक्जेंडर को वहीं से वापस लौटना पड़ा अपने देश। उनका जो विजन था वो धरा का धरा रह गया। इसीलिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जाता है कि अलेक्जेंडर को किसी राजा ने नहीं हराया,
अलेक्जेंडर अपनी आर्मी से ही हार गया। अलेक्जेंडर खुद अपनी आर्मी से हार गया। अगर आर्मी मार्च कर लिया होता तो हो सकता है कुछ अलग सिनेरियो होता भारत का। हो सकता है कि अलेक्जेंडर धनानंद को हरा दिया होता। हो सकता है कि हम लोग ग्रीक हिस्ट्री पढ़ रहे होते। कुछ भी पॉसिबल था, बट सिंस आर्मी ने वहीं से मार्च वापस चले गए, जिसके वजह से क्या होता है, धनानंद वॉज वेरी मच हैप्पी कि डर के भाग गया अलेक्जेंडर। बट धनानंद को कहाँ पता था कि उसका काल उसी आर्मी में काम कर रहा है। और 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य आया, धनानंद को खत्म किया और भारत का पहला एम्पायर का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है, मौर्यन एम्पायर। अब लिखो मौर्यन एम्पायर। यहाँ से देखो, उतना सारा कहानी आपको याद नहीं रखना है। कोरस से क्या याद रखना है, ये बैटल का नाम 326 बैटल ऑफ हिदास्पीस। और आपसे क्या पूछता है कि ये जो बैटल ऑफ हिदास्पीस है ये किस रिवर बैंक के तट पे हुआ था, झेलम नदी के तट पे। क्लियर है इतना? अगर आपसे पूछ ले कि विच इज द एंशिएंट नेम ऑफ झेलम, तो झेलम का एक एंशिएंट नेम हिदास्पीस भी है, ये भी याद रखना है। क्लियर है? अब आइए मौर्यन एम्पायर। अब देखिए मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले तो इस मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड आप लोग लिख लो ब्रैकेट में, 321 टू 185 बीसी। 321 टू 185 बीसी। 321 बीसी में डायनेस्टी बनता है और आपका 185 बीसी में क्या होगा, ये डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। अब देखो, जब अलेक्जेंडर आता है ना भारत में, अलेक्जेंडर तो एक बहुत पावरफुल राजा है। तो आपको नहीं लगता है कि जब अलेक्जेंडर आएगा भारत में, तो भारत में जितने भी छोटे छोटे डायनेस्टीज थे, छोटे छोटे किंगडम्स थे इस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, अलेक्जेंडर ने सारे उन छोटे छोटे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। तो एज अ रिजल्ट क्या था कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अब कोई भी इतना पावरफुल किंगडम नहीं था जो चंद्रगुप्त मौर्य को चैलेंज कर सके। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं मगध का, तो उनका पहला काम क्या होगा कि ये जो नॉर्थ इंडिया है, ये जो नॉर्थ इंडिया में छोटा छोटा डायनेस्टी जो खत्म हो चुका है, उन सारे एरियाज को हम क्या करें, कैप्चर कर ले। उन सारे एरियाज को हम क्या करें, एक सेंट्रल अथॉरिटी में लेकर आ जाए। हालांकि इतिहास में क्या होता है ना कि जब भी आप एम्पायर को कैप्चर करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत सारा युद्ध लड़ना पड़ता है। क्योंकि बहुत बार क्या होगा, मान लो कि आप मेरे घर पे आए मेरे से युद्ध करने, तो हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो हम दोनों के बीच में घमासान युद्ध होगा। बट चंद्रगुप्त मौर्य के केस में क्या था, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसको एडवांटेज कैसे मिल चुका था, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के वजह से। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है ना कि राजा बनने के बाद सबसे पहला चीज चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, ही अमलगमेटेड द स्मॉल किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एमलगमेटेड का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो नॉर्थ इंडिया के सारे स्मॉल किंगडम्स को इन्होंने एक कर लिया था, ये पहला चीज आपको याद रखना है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब सिंधु नदी के वेस्टर्न साइड में जो एरिया है, इस एरिया में प्रॉब्लम हो रहा था। क्यों प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में ना अलेक्जेंडर ने क्या किया था, अपना एक गवर्नर यहाँ पे दे दिया था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर एक बहुत ही पावरफुल गवर्नर था। ये चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत
चैलेंज कर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आने नहीं दे रहा था। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर इनके बीच में झगड़ा चल रहा था, बहुत दिन से झगड़ा चल रहा था, युद्ध वगैरह छोटे मोटे हो रहे थे। फाइनली ये जो झगड़ा है ना, इट ऑल एंडेड इन दी 305 बीसी। 305 बीसी में क्या होता है, एक वॉर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुसिड मौर्यन वॉर। सेलुसिड मौर्यन वॉर, ठीक है। और इस वॉर में क्या होता है, जो आपका निकेटर था, निकेटर वॉज डिफीटेड, निकेटर हार जाता है इस युद्ध में, ये आपको याद रखना है। अब इमेजिन करो कि आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य हो और मैं सेल्यूकस निकेटर हूं, तो हम लोगों के बीच में जो वॉर हुआ, उस वॉर में आप लोगों ने मेरे को हरा दिया। आप लोग क्या करोगे मेरे साथ, मेरे को हराने के बाद? नहीं, वो तो एरिया मेरा कैप्चर कर लोगे, वो ठीक है, मेरे साथ क्या करोगे? मुझे अभी तक जान से नहीं मारे हो, बट एट द सेम टाइम आप लोग को ये भी पता है कि मैं एक बहुत ही पावरफुल गवर्नर हूँ, एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री कमांडर भी हूँ। नहीं सर, उसको सर खुद के एम्पायर करके मतलब उससे बुद्धि लेना। वेरी गुड। तो बहुत पहला चीज क्या है, आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो मेरे को मार दो, मार दोगे तो मैं खत्म, मैं फ्यूचर में आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाऊंगा। दूसरा चीज क्या है कि आपको मेरे टैलेंट के बारे में पता है, आप क्या बोलोगे, सोचोगे कि अगर ये इंसान मेरे आर्मी में आ गया तो मेरा आर्मी क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो मैं अपने एम्पायर को और ज्यादा बड़ा कर लूंगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को भी ये बात पता था कि निकेटर काम का बंदा है, तो इसको एनी हाउ अपने आर्मी में लेकर आओ। अब आर्मी में लाने के लिए क्या होता है ना कि निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य इनके बीच में क्या होता है, एक संधि साइन होता है, ट्रीटी साइन होता है। और इस ट्रीटी में क्या बोला गया कि जो एरिया है, एरिया वेस्ट ऑफ रिवर इंडस, एरिया वेस्ट ऑफ रिवर इंडस, ये किसको दे दिया जाएगा, तो दिस विल बी गिवन टू चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे, निकेटर को कुछ वॉर एलिफेंट देंगे और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है इतना, ये इतना क्लियर है। बट देखो चंद्रगुप्त मौर्य को फिर रियलाइज हुआ ना यार कि निकेटर तो पावरफुल है, अभी तो हम इनको वॉर एलिफेंट दे रहे हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर में ये अपना एक खुद का एक ग्रुप बना ले और उस ग्रुप के थ्रू मेरे ऊपर अटैक कर दे। तब चंद्रगुप्त मौर्य निकेटर को बोलते हैं कि सर देखो, आपकी एक बहुत खूबसूरत बेटी भी है जिसका नाम क्या है, हेलेना, उसका शादी करवा दो मेरे से। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि निकेटर की जो बेटी थी हेलेना, उसका शादी किससे हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। अब सोचो, अब अगर निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को के ऊपर अटैक करने आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किसका गला दबाएगा, बेटी का। समझ आ रहा है, कोई बाप नहीं देखेगा कि बेटी का गला दब रहा है। तो पॉलिटिकल मैरिज ऐसे ही होते हैं, क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ था, हेलेना वाज मैरिड टू, मैं सीजीएम लिख रहा हूं, आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य लिख लेना। सीजीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब बहुत दिन तक हिस्ट्री पॉलिटी चला है, अब एक सब्जेक्ट को बंद करेंगे 1 महीने के लिए और ज्योग्राफी शुरू किया जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। सर ज्योग्राफी का स्टार्ट हो गया है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है, बताओ। तो वो सर क्या क्या, सर उनसे सर ज्योग्राफी हम स्टार्ट करवा दिए। हाँ, बाकी आप इधर जो हिस्ट्री पॉलिटी हो रहा है। तो एक काम करेंगे कि अगले क्लास से 1 महीना हम लोग क्या करेंगे, साइंस का एक सब्जेक्ट उठाएंगे, फिजिक्स उठाएंगे। साइंस पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है, नहीं लगता है, लगेगा मन, जब तक मैं क्लास में हूँ लग जाएगा, हाँ, चिंता ना करो, जब तक मैं क्लास में हूँ लग जाएगा, क्योंकि साइंस पढ़ने नहीं, हिस्ट्री कुछ समय के लिए स्टॉप करेंगे, आइदर स्टॉप करेंगे, नहीं तो अगले क्लास में क्या करेंगे ना, नॉर्थ इंडिया का जो हिस्ट्री है पूरा वहां तक खत्म करके उसको फुल स्टॉप मारेंगे। फुल स्टॉप मार के 1 महीना हम लोग साइंस पढ़ेंगे, पॉलिटी हमारा जैसा चल रहा है वो चलेगा,
क्लियर है? फिर जब फिजिक्स एक सर्टेन लिमिट तक हो जाएगा, फिजिक्स को कंटिन्यू रखेंगे, पॉलिटी एक लिमिट तक जाएगा, पॉलिटी स्टॉप करके फिर हिस्ट्री शुरू किया जाएगा। तो ये रोटेशन में हम लोग चलाते रहेंगे, जैसे आपका मल्टीपल सब्जेक्ट कवर होते रहे। तो इतना क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो हुआ क्या, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने ना बहुत शानदार शानदार काम किया, अपने एम्पायर को स्टेबल कर दिया। स्टेबल करने के बाद ना इनका मन उठ चुका था राजपाट संभालने से। ये चाहते थे कि अब मेरे से गद्दी नहीं संभलेगा, तो मैं गद्दी छोड़ना चाहता हूँ। कोई बेटा आके मुझे मार दे, इसके पहले ही मैं क्या करता हूँ, अपना गद्दी को त्याग देता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गद्दी को त्यागा था, खुद वॉलेंटरली छोड़ दिया था। और इनके छोड़ने के बाद राजा कौन बनता है, तो इन्हीं का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, बिंदुसार। ठीक है, बस बिंदुसार के कहानी में थोड़ी देर बाद आएंगे। आपको पहले ये समझना है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे ना, मतलब उनके जीवन के अंतिम काल के समय मगध में क्या हुआ था, मगध में 10 साल का फमीन आया था। फमीन जानते हो? भूखमरी जिसको बोला जाता है, हिंदी में बंगाली में इसको दुर्भिक्ष को बोला जाता है। ठीक है, तो फमीन आया था, मतलब सूखा पड़ गया था पूरा। जब फमीन आया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या डिसाइड किया कि ये मगध में नहीं रहेंगे, और फमीन के समय, भूखमरी के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या डिसाइड किया कि अब हम मगध में नहीं रहेंगे, हम कहां पे जाएंगे, तो हम साउथ इंडिया चले जाएंगे। साउथ इंडिया में कहा जाएंगे, तो साउथ इंडिया में एक स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में कहां पे जाके रुकेंगे, तो कर्नाटका में एक जगह है श्रवण बेलागोल। तो फमीन के समय चंद्रगुप्त मौर्य माइग्रेट करके कहा चले गए, श्रवण बेलागोल। इतना यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? ये पर्टिकुलर भी चीज आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, एंशिएंट का ये पार्ट भी। मेरे को इतना बताओ कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, किस रिलीजन को मानते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। किसको मानते थे ये? जैन धर्म को। और इस समय क्या है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मगध वाले एरिया में जैन धर्म के 2 प्रोमिनेंट मॉन्क थे, पंडित थे, जिनका नाम आपको याद रखना है। एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरे का नाम था स्थूलभद्र। भद्रबाहु एंड स्थूलभद्र। इतना क्लियर है? अब जब चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटका जाने का सोचते हैं ना, तो भद्रबाहु क्या बोलता है कि मैं भी मगध में नहीं रहूंगा, जहां मेरे राजा जाएंगे वहीं पे मैं जाऊंगा। तो भद्रबाहु भी क्या करते हैं, किसके साथ चले जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ इंडिया। ठीक है, देखो यहाँ पे भद्रबाहु से एक पॉइंट आप लोग अपने भाषा में, किसी को इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, किसी को हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था, तो आंसर क्या होगा? भद्रबाहु। अगर इंग्लिश में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया अंडर हुज इन्फ्लुएंस चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म, तो आंसर क्या होगा? भद्रबाहु। इतना क्लियर है? अंडर हुज इन्फ्लुएंस चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म। अंडर हुज इन्फ्लुएंस चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म, तो आंसर क्या होगा? भद्रबाहु। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो श्रवण बेलागुल में क्या हुआ ना, चंद्रगुप्त मौर्य को रियलाइज हुआ कि इनको अब मरना है, ये दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, बट छोड़े कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, मरे कैसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बोला कि जैन धर्म में एक प्रथा होती है, उस प्रथा को फॉलो करके हम अपना जान त्याग देंगे। उस प्रथा का नाम क्या है? तो श्रवण बेलागोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या प्रैक्टिस किया? आपका सल्लेखना प्रैक्टिस किया। सल्लेखना, देखो इसी सल्लेखना को हम लोग आज के डेट में संथारा के नाम से जानते हैं। संथारा प्रैक्टिस। सल्लेखना क्या है कि जैन धर्म में लोग क्या करते हैं ना, कि अगर आपको मरना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ, तो आप खाना पीना छोड़ दो, ना कुछ खाओगे ना कुछ पियोगे, और इवेंचुअली क्या होगा? आप मर जाओगे। तो सल्लेखना का प्रैक्टिस करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? अपना जान दे देते हैं।
ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य मर गया और इनके मरने के बाद क्या होता है कि जो 10 साल का फमीन आया था मगध में वो भी खत्म हो चुका है। अब देखो राजा मर चुका है तो आपको लगता है कि ये भद्रबाहु और साउथ इंडिया में रहेगा? नहीं रहेगा, ये कहाँ चला जाएगा वापस? मगध। अब भद्रबाहु जब मगध गया ना तो ये बड़ा शॉक हो गया, बड़ा शॉक। किसको देख के? स्थूलभद्र को देख के। भद्रबाहु स्थूलभद्र को बोल रहे हैं कि यार तुमने तो जैनिज्म का मुंह ही बदल दिया, रुख ही बदल दिया, तुम तो बहुत अलग किस्म का जैनिज्म प्रैक्टिस कर रहे हो। महावीर जैन ने हमको बोला है कपड़े नहीं पहनने के लिए, तुम तो कपड़े पहन के घूम रहे हो, ये कैसा जैनिज्म है? अब दोनों के बीच में झगड़ा शुरू, भयंकर वाला झगड़ा। अब देखो दो पंडितों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा को सॉल्व कौन करेगा? राजा। तो राजा बोला कि लड़िए मत, झगड़ा को चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? राजा कौन है अभी चंद्रगुप्त के बाद? बिंदुसार। अब बिंदुसार की जिम्मेदारी हो चुकी है कि झगड़ा को सॉल्व करे। बिंदुसार ने कैसे झगड़ा को सॉल्व किया? तो 298 बीसी में, आपको याद रखना है, 298 बीसी में बिंदुसार ने करवाया पहला जैन काउंसिल। फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ 298 बीसी में, और कहां पे हुआ था ये? पाटलिपुत्र में हुआ था। 298 बीसी में पहला जैन काउंसिल हुआ। ये जैन काउंसिल पहला कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र में। ठीक है। अब मान लो मैं थोड़ा इसको लाइटर नोट में बोल रहा हूं, कोई दिल पे मत लेना, कोई अगर जैन धर्म को मानता है तो। कि फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक पागल हूं और आप लोग में से कोई एक इंसान पागल है, और हम दोनों पागल को आप लोगों ने एक रूम में बंद कर दिया, बोला झगड़ा सॉल्व कर लो। फिर 5 घंटा बाद दरवाजा खोलोगे तो क्या देखोगे? मारपीट हो चुका है, झगड़ा सॉल्व नहीं होगा, कुछ ज्यादा ही भयंकर चीज हो जाएगा। तो सेम चीज हुआ यहाँ पे, झगड़ा एक्सकेलेट हुआ और दोनों ने क्या बोला कि यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, तो एक काम करो, जैनिज्म को डिवाइड कर दो, जैनिज्म को तोड़ दो। तो फर्स्ट जैन काउंसिल में क्या हुआ? जैनिज्म जो है वो ऑफिशियली 2 ग्रुप में बढ़ गया, और उस 2 ग्रुप का नाम क्या है? दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो पहला जैन काउंसिल में क्या हुआ? जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू, जहाँ पे फर्स्ट जैन काउंसिल लिखे हो ना वहीं पे एक छोटा सा एरो दो, एरो दे के क्या लिखना है? जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस इनटू 2 ब्रांचेस। वो ब्रांच का नाम क्या है? दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर देखो क्या है? दिगंबर जो है ना, इट इज द ऑर्थोडॉक्स ब्रांच ऑफ जैनिज्म। ऑर्थोडॉक्स मतलब जैसा महावीर जैन बोल के गए हैं सेम टू सेम ये प्रैक्टिस करते हैं। श्वेतांबर क्या है कि समय के साथ इन्होंने क्या किया है? धर्म को थोड़ा बदला है, चेंज किया है। दिगंबर कपड़े नहीं पहनते हैं, ये आसमान की तरह खुले होते हैं, इसीलिए दिगंबर को एक और नाम से जाना जाता है। दिगंबर को हम लोग स्काई क्लैड भी बोलते हैं। स्काई क्लैड मतलब ये एकदम आसमान की तरह खुले हुए होते हैं, इनके शरीर पे आप एक भी वस्त्र नहीं देखोगे। और श्वेतांबर किस कलर का कपड़ा पहनते हैं? व्हाइट। व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, इसीलिए श्वेतांबर को क्या बोला जाता है? व्हाइट क्लैड। व्हाइट क्लैड। दिगंबर में लिख के रख लो ऑर्थोडॉक्स, और श्वेतांबर में लिख के रख लो लिबरल। ये आपको याद होना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। चंद्रगुप्त मौर्य, ये आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है, थोड़ा उसको पता करके लाना। आप लोगों का ना बहुत सारा चीज क्लियर होगा। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? क्वेश्चन लिख के रखो। ओरिजिन ऑफ द मौर्यस। ओरिजिन ऑफ मौर्यस। मौर्यस कौन थे?
किसको? ये डिपेंड करता है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर। अगर आप करोगे इस उम्र में तो आप 1 महीना तक सर्वाइव कर लोगे, लेकिन अगर कोई बुढ़ा करता है तो वो 1 महीना तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पेन नहीं होगा आप, क्योंकि अगर आप जैनिज्म को फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो ना, तो वो बॉडी आपका यूज टू हो जाता है। आपको करना ही क्या, आपको खाना पीना ही छोड़ना है। आप एक दिन नहीं खाओगे, एक दिन आपका भूख बर्दाश्त होगी, आप दूसरे दिन भी बर्दाश्त हो जाएगा, तीसरे दिन भी बर्दाश्त हो जाएगा। इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बर्दाश्त नहीं होगा, सोते रहोगे, सोते सोते खत्म हो जाओगे। कितना क्लियर है? तो बिंदुसार का पहला पॉइंट क्या था कि राजा बनने के बाद इसने सबसे पहला चीज क्या किया? पहला जैन काउंसिल झगड़ा सुलझाने गया, बट क्या हुआ? झगड़ा बढ़ गया और जैनिज्म 2 ब्रांच में टूट गया। बिंदुसार से और आपको क्या याद रखना है कि बिंदुसार का जो रूल है ना, टाइम है, इट इज नोन फॉर एस्टैब्लिशिंग फॉरेन रिलेशन। बाहर दूसरे देश से इसने रिश्ते बहुत अच्छे बनाए थे। ठीक है, बिंदुसार का टाइम पीरियड इज नोन फॉर फॉरेन रिलेशन। ठीक है, कितना बजा? 10 बज गया यार, आधा घंटा है। पॉलिटी शुरू करे? हाँ, ये खत्म, ये अशोक वगैरह हो जाएगा। हो सके 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन अशोका वगैरह हो जाएगा। तो क्या है आपका? नोन फॉर एस्टैब्लिशिंग फॉरेन रिलेशन। अब फॉरेन रिलेशन देखो, हुआ क्या ना कि बिंदुसार ने 2 एरिया से बहुत अच्छा, 2 कंट्री से बहुत अच्छा रिलेशन किया, एक इजिप्ट से और एक सीरिया से। इन दोनों कंट्री से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बन चुका था। अब देखो, जब आप फॉरेन कंट्री से रिश्ता बनाते हो ना, तो कुछ चीजें आपके देश में आती है, कुछ चीजें आपके देश में आती है। जैसे अगर हम बात करें, इजिप्ट से हमारा रिश्ता इतना अच्छा बन चुका था ना कि इजिप्ट से एक टेक्नोलॉजी भारत आया जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी केम टू इंडिया। कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश है तो आप लोगों का, ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है। कार्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग का टेक्निक, मैप कैसे बनाया जाता है उसका टेक्निक भारत में आया बिकॉज ऑफ द फॉरेन रिलेशन ऑफ विद इजिप्ट। ये आपको याद रखना है। कार्टोग्राफी अगर लिख रहे हो तो कार्टोग्राफी में लिख के रखो द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, मैप बनाने का आर्ट।